अभी तक पूरी दुनिया तेल के पीछे भाग रही थी, जिसके पास जितना ज्यादा तेल वो उतना पावरफुल। लेकिन अब सारी की सारी बड़ी कंट्रीज इस छोटे से आइलैंड के पीछे भाग रही हैं, जो यूपी से भी 6 गुना छोटा है। The island of Taiwan is the world's largest producer of electronic chips. और आज इस छोटे से आइलैंड की वजह से हमारे सोलर सिस्टम में 14,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स एक्टिवली चल पा रही हैं। और ऐसा क्या है इस आइलैंड पे कि अमेरिका और चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्रीज तेल छोड़ के इस आइलैंड की टेक्नोलॉजी को कैप्चर करने के लिए लड़ाई कर रही हैं। Taiwan has slashed its US tariff announced in August down to 15%. चाइना जैसी इतनी हाईटेक कंट्री जो दुनिया की हर चीज का रेप्लिका तैयार कर देती है, वो क्यों इस टेक्नोलॉजी को तैयार नहीं कर पा रही और चाह के भी कर भी नहीं सकती है। और अब इंडिया भी इस वॉर में उतर चुका है, क्योंकि इंडिया भी हर साल इस टेक्नोलॉजी पे $50 बिलियन से ज्यादा खर्च करता है इस टेक्नोलॉजी को आप तक पहुंचाने के लिए। और अगर इंडिया इस वॉर में नहीं उतरता है और इस छोटे से आइलैंड और सिलिकॉन चिप के ऊपर किसी और कंट्री का कंट्रोल बन जाता है, तो आने वाले समय में ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि हर एक चीज सिलिकॉन चिप से ही तैयार होती है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही आपके घर में स्मार्टफोन, लैपटॉप, आपके घर का AC, रेफ्रिजरेटर और यहाँ तक कि इंडिया के डिफेंस सिस्टम एंड जितनी भी सैटेलाइट्स और मिसाइल्स है ना, उस सारी की सारी सेमीकंडक्टर चिप की वजह से ही चल पाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया की सारी मैन्युफैक्चरिंग पावर चाइना के पास है, लेकिन वो इस टेक्नोलॉजी को कॉपी क्यों नहीं कर पा रहा है। अमेरिका, जापान, यूरोप जैसी डेवलप्ड कंट्री भी इस छोटे से आइलैंड पे डिपेंडेंट है। तो आखिर ये कौन सा आइलैंड है जो इतना छोटा होने के बाद भी दुनिया के 90% सिलिकॉन चिप की मैन्युफैक्चरिंग अकेले करता है और सबसे बड़ी सुपर पावर को कंट्रोल कर रहा है। और इंडिया के पास क्या क्या स्ट्रेटजी है इस ग्लोबल वॉर में अपनी जगह बनाने के लिए। चलिए पूरी की पूरी कहानी समझते हैं डिटेल से इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप होती क्या है, काम क्या करती है और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसके लिए सारी कंट्रीज लड़ डाल रही है। देखो, सेमीकंडक्टर चिप एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पीस होता है जो सिलिकॉन से बनता है और इसी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्रेन माना जाता है। जैसे ह्यूमन ब्रेन सोचता है, डिसीजन लेता है और बॉडी को कंट्रोल करता है ना, वैसे ही सेमीकंडक्टर चिप डिवाइस के अंदर के डेटा को प्रोसेस करता है और मशीन को इंस्ट्रक्शन देता है कि कब यूज क्या करना है, कैसे करना है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। और इसी को हम सेमीकंडक्टर चिप ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो चिप्स होती है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को कभी पास होने देती हैं और कभी पूरी तरीके से रोक देती हैं। यानी ये कभी कंडक्टर की तरह काम करते हैं, कभी इंसुलेटर की तरह काम करती हैं। और इसकी इसी स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से ये चिप्स इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर पाती हैं और 0 और 1 के बाइनरी सिस्टम पे काम करती हैं। और आज के टाइम पे आपको सेमीकंडक्टर चिप हर जगह मिल जाएंगी, क्योंकि हर जगह छोटी छोटी जगह यूज होती है। मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, कार में, मेडिकल मशीन, सुपर कंप्यूटर और डिफेंस सिस्टम जैसे मिसाइल्स तक में इसका यूज होता है। सैटेलाइट्स में भी इसका यूज होता है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर ना होते तो इसका हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता? तो इसका सीधा सा आंसर है कि कोई भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं बन सकते थे। इसीलिए सेमीकंडक्टर को आज के टेक्नोलॉजी का बेस, बैकबोन और फाउंडेशन माना जाता है। तो चलिए समझते हैं कि चाइना जैसी कंट्री इतनी छोटी सी चिप क्यों नहीं बना पा रही है। क्योंकि आप सबने सुना होगा कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जो हर चीज का रेप्लिका तैयार कर देती है। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि सेमीकंडक्टर चिप्स बनती कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि आज इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज इसका रेप्लिका नहीं तैयार कर पा रही, इसको कॉपी नहीं कर पा रही है। इसकी कोर फंक्शन में ऐसा क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं कि चिप्स बनती कैसी है। इसका रॉ मटेरियल जो है ना, वो मेजरली सिलिका सैंड होता है, क्योंकि सिलिका सैंड में काफी ज्यादा क्वांटिटी में सिलिकॉन होता है। अभी जो सिलिका सैंड होती है ना, इसको एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है ताकि इसमें से सारी ऑक्सीजन निकल जाए और हमें 99.999% प्योर सिलिकॉन मिल सके। और अब इस मेल्टेड सिलिकॉन को सिलेंड्रिकल मोल्ड में डाला जाता है, जिससे ये सूखने के बाद सिलेंड्रिकल शेप में आ जाता है और इसी को इनगॉट कहते हैं। और ये जो इनगॉट्स है ना, इनको बहुत ज्यादा पतले पतले पीसेस में, स्लाइसेस में काटा जाता है, जैसे हम सलाद में ना खीरे को काटते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इनगॉट्स कटने के बाद ये एक थिन प्लेट की तरह बन जाता है जो एक सीडी की तरह दिखाई देता है। अब इसी को हम कहते हैं वेफर्स। अब सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अब शुरू होता है। अब इन वेफर्स को ऐसे क्लीन रूम में रखा जाता है जहाँ पे 0% डस्ट होती है। और ये जो रूम्स होते हैं ना, ये ऑपरेशन थिएटर से भी 10 गुना ज्यादा क्लीन होते हैं, क्योंकि धूल का एक छोटा सा पार्टिकल भी इन चिप्स को खराब कर सकता है। अब इन क्लीन रूम्स में इन चिप्स के ऊपर यूवी लाइट का यूज किया जाता है। सर्किट्स डिजाइन किए जाते हैं जिन्हें
जिन्हें हम फोटोलिथोग्राफी कहते हैं। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम पेपर पे प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं, बस यहाँ पे पेपर की जगह सिलिकॉन वेफर्स होते हैं और इंक की जगह केमिकल्स और लाइट्स होते हैं। और ये जो सर्किट्स है ये इतने छोटे होते हैं ना कि आपके बाल के थिकनेस में हजारों सर्किट्स फिट किए जा सकते हैं। अब प्रिंटिंग के बाद इन वेफर्स को काट के छोटे छोटे चिप्स तैयार किए जाते हैं और इसी प्रोसेस को दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा जाता है। और अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चिप्स इतनी छोटी होती है ना कि आप आंख से देख ही नहीं सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या, क्योंकि एक छोटी सी चिप के अंदर पूरी की पूरी सिटी बसी हुई रहती है। अभी आपको समझाते हैं कैसे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना ये ऊपर से दिखने में तो फ्लैट होता है, लेकिन इसके अंदर काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अगर चिप्स को एक मॉडर्न सिटी की तरह समझे ना तो इसके अंदर काफी सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, छोटी छोटी अगर देखा जाए तो। इन बिल्डिंग्स का जो सबसे नीचे वाला फ्लोर होता है ना वो सिलिकॉन से बना हुआ रहता है। यहीं पे सारे ट्रांजिस्टर्स यानी स्विचेस लगे हुए रहते हैं और यही ट्रांजिस्टर्स इन चिप के सबसे जरूरी पार्ट होते हैं। लेकिन इन ट्रांजिस्टर्स को काम करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इसके ऊपर के जो फ्लोर्स होते हैं ना उनको ज्यादातर मेटल जैसे कि कॉपर हो गया ना, इसकी एक बारीक वायरिंग करी जाती है। और ये जो वायरिंग है ना ये बिल्कुल आपके घर के बाहर लगे हुए खंभों की तरह होता है, जिसमें सारा का सारा नेटवर्क स्प्रेड होता है और बीच में इंसुलेशन की लेयर होती है ताकि वायर्स आपस में टच होके शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। और अब बात करते हैं ये इसका फंक्शन कैसे होता है, ये काम कैसे करती है। तो जैसे जब आप YouTube पे कोई वीडियो चलाते हो ना तो आपके फोन्स की जो चिप्स हैं वो कुछ इस तरह चलती हैं। सबसे पहले इंटरनेट से वो वीडियो एक डिजिटल सिग्नल या कोड के फॉर्म में आती हैं और ये जो कोड्स हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि वीडियो इंटरनेट पे जल्दी ट्रेवल कर सके। और यहीं पे शुरू होता है इन चिप्स का असली काम। चिप्स आए हुए उस कोड को बहुत स्पीड में पढ़ती हैं और प्रोसेस करती हैं और उस कोड को इमेज और कलर में बदल देती हैं। ये चिप्स जैसे ही उस कोड को इमेज में बदलती हैं, फोटोज में बदलती हैं, पिक्सल्स में बदलती हैं, अलग अलग पिक्सल्स को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि किसको कौन सा कलर दिखाना है, वो तुरंत आपके स्क्रीन को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि कौन सा कलर कहाँ पे दिखाना है। और यही काम वो लगातार इतनी स्पीड से करती हैं कि आपको स्क्रीन पे चलता हुआ एक पूरा का पूरा वीडियो दिखाई पड़ता है। वो रुकी हुई इमेज नहीं, पूरा का पूरा वीडियो दिखाई पड़ता है। वो इतनी तेज काम करती हैं। अगर इसको हम और आसानी से समझाएं तो चिप्स का काम इंटरनेट से आए हुए इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसे समझना और स्क्रीन पे सही तरीके से दिखाना होता है। अभी जो पूरा प्रोसेस है ना ये सुनने में तो थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन ये चिप्स उस प्रोसेस को मिली सेकेंड्स में कंप्लीट कर देती हैं और इसीलिए इन चिप्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। तो इससे आपने ये तो समझ लिया ना आपकी प्रोसेस कितना ज्यादा बारीक और कॉम्प्लेक्स है। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा रीजन कि आखिर चाइना जैसी मैन्युफैक्चरिंग हब इसे कॉपी क्यों नहीं कर पा रहा है, इसको तैयार क्यों नहीं कर पा रहा। देखो चाइना कॉपीइंग में एक्सपर्ट है, किसी भी चीज को कॉपी करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ना कॉपी पेस्ट नहीं चलता है। और इसके 3 सबसे बड़ी रीजन है कि कोई चीजें कॉपी क्यों नहीं हो सकती। सबसे पहला रीजन है प्रिंटर। अब जैसा हमने अभी आपको बताया था ना कि वेफर्स पे लाइट का यूज करके उस पे सर्किट्स प्रिंट किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कई सारे, अगर फोन टूटा हुआ रहता है कोई, अगर आप चिप देखो या कोई मदरबोर्ड देखो तो उसमें लाइन्स होती है ना, वो जो सर्किट्स होती हैं उन पे जो लाइट्स मारी जाती है उनमें प्रिंटर्स का यूज होता है। और बस वही जो हाईटेक प्रिंटर्स है ना वो चाइना के पास नहीं है और ना ही वो उसे बना पाएगा, क्योंकि जो सर्किट्स को बनाने के लिए मशीन की जरूरत होती है ना, जो मशीन चाहिए होती है उसे EUV मशीन कहते हैं। और ये मशीन इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है और मतलब वर्ल्ड में शायद ही इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन और कोई बनी होगी। मतलब आप खुद सोचो कि इस मशीन के अंदर ऐसे ऐसे मिरर्स लगे हुए हैं जो दुनिया के सबसे स्मूथ और फ्लैट मिरर्स हैं। और अगर चाइना इसे कॉपी करने की कोशिश करेगा ना तो इसकी प्रिसीजन इतनी ज्यादा है कि एक बाल बराबर गलती भी पूरी मशीन को कचड़ा बना सकती है। और ये जो मशीन है ना पूरी दुनिया की एक ही कंपनी बनाती है और वो है ASML फ्रॉम नीदरलैंड, जिसे यूएस ने ऑलरेडी मना करके रखा है कि आप चाइना को मशीन नहीं बेच सकते हो। और इसका भी आंसर आपको आगे मिलेगा कि यूएस ने क्यों मना किया है ASML को। अब दूसरे रीजन पे बात करते हैं जो है सप्लाई चेन का नेटवर्क। जैसे हमने स्ट्रक्चर में बात करी थी ना कि चिप एक मॉडर्न सिटी की तरह होती है, वैसे ही इस चिप को बनाने के लिए रॉ मटेरियल पूरी दुनिया से आता है। डिजाइन अमेरिका करता है, केमिकल्स जापान देता है, लेंसेज जर्मनी देता है और मशीन पूरी की पूरी नीदरलैंड में तैयार होती है। और इसमें सबसे शॉकिंग चीज ये है कि चाइना भी बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक गैलियम और जर्मेनियम सप्लाई करता है इस चिप्स के प्रोडक्शन के लिए। अब आपके मन में भी एक क्वेश्चन आता होगा ना कि अगर चाइना इन मेटल्स की सप्लाई बंद कर दे तो हो सकता है इसको मशीन मिल जाए। लेकिन बात यही है कि अगर चाइना ऐसा करता है तो जो आज चाइना अपने कॉपीड प्रोडक्ट्स में जो चिप्स यूज कर रहा है ना वो सारी की सारी उसे मिलना बंद हो जाएगी, जिससे चाइना का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब चाइना चाहता है कि वो सारा का सारा काम खुद ही कर ले, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप रेस्टोरेंट खोलना
धुलना चाहते हो, लेकिन आप जिद कर रहे हो कि खाना भी आप ही बनाओगे, बर्तन भी आप ही धुलोगे और कस्टमर्स को भी आप ही सर्व करोगे, और इसी चक्कर में चाइना अकेले पड़ गया। और तीसरा रीजन है एक्सपीरियंस। जैसा भी आपने देखा कि इन चिप्स को तैयार करने के लिए उन क्लीन रूम्स में धूल का एक भी पार्टिकल नहीं होना चाहिए। और ताइवान की जो कंपनी है TSMC, हाँ ये वही आइलैंड है ताइवान जिसकी हम बात कर रहे थे शुरुआत में, और ये वही कंपनी है TSMC जिसे आज की मॉडर्न दुनिया का बैकबोन कहा जाता है। पूरी दुनिया में 90% सिलिकॉन चिप अकेले TSMC ताइवान से सप्लाई करती है। तो बात ये है कि ये कंपनी पिछले 30-40 सालों से ये काम कर रही है। उन्हें पता है कि किस टेम्परेचर पे क्या गलती हो सकती है। चाइना के पास पैसे तो हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, लेकिन उस 30 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, परफेक्शन नहीं है जो TSMC ताइवान के पास है। अब चाइना जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चिप जो रिमोट्स में, खिलौनों में लगती है ना, उसको तो बना लेती है, लेकिन आपके स्मार्टफोन में लगने वाली एडवांस चिप बनाने के लिए 99.99% एक्यूरेसी चाहिए रहती है, जहां चाइना अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। अब सोचिए आप कि दुनिया की 90% सबसे एडवांस चिप एक छोटे से आइलैंड ताइवान और उसकी भी एक छोटी सी कंपनी TSMC के पास है, और इसे सिलिकॉन शील्ड कहा जाता है। अगर कल को चाइना और ताइवान के बीच में कोई वॉर हो जाती है या किसी वजह से TSMC की फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, तो सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप ही नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी वहीं रुक जाएगी। गाड़ियां बनना बंद हो जाएंगी फैक्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स बंद हो जाएंगे और स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप, जापान सब ताइवान की सिक्योरिटी के लिए खड़े रहते हैं पहले से ही, कि इसको कोई दिक्कत ना होने पाए। सबसे लड़ने को तैयार है वो ताइवान को नहीं बचा रहा है, वो अपनी टेक्नोलॉजी के लाइफलाइन को बचा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही आता है कि आखिर कब तक ये बचाएंगे, आखिर कब तक ये कंट्रीज अपने डिजिटल ब्रेथ के लिए ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी। और यही से शुरुआत होती है असली चिप वर्ल्ड वॉर की। अब सबकी नींद खुल चुकी है, अमेरिका हो, यूरोप हो या चाइना, सबको समझ आ गया है कि अगर ताइवान डूबता है तो हम सब डूबेंगे। इसीलिए हर कंट्री चाहती है कि वो खुद ही चिप्स बनाए। अब आपने ये चीज देख ली है कि दुनिया कितने बड़े खतरे के ऊपर बैठी हुई है, तो आपके मन में भी एक सवाल आता होगा कि यार ताइवान है क्यों? दुनिया में 195 कंट्रीज हैं, अमेरिका के पास गूगल है, जर्मनी के पास इंजीनियरिंग है, चाइना के पास फैक्ट्रीज हैं, फिर ये छोटी सी चिप बनाने का राज सिर्फ ताइवान और वो मशीन बनाने वाली टेक्नोलॉजी सिर्फ ASML के पास ही क्यों है? तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला ये है कि जो एडवांस चिप मेकिंग मशीन ASML के पास है ना, वो है EUV मशीन्स। अब मशीन सुनने के बाद सबको यही लगता है कि मशीन ही तो है, इंजीनियर्स कॉपी कर लेंगे इसको, लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री में बनाई गई सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है, क्योंकि इसको बनाने में ही 30 साल लग जाते हैं और इसके अंदर 1 लाख से ज्यादा कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ASML ने ये मशीन्स अकेले नहीं बनाई है, उन्होंने पूरी दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज को एक जगह इकट्ठा किया है। जैसे इसके लेंसेज जो है वो अमेरिका ने बनाया है, मिरर जर्मनी ने तैयार किया है, और इसका पूरा डिजाइन नीदरलैंड ने खुद किया है। और ये मशीन खुद में एक ग्लोबल पजल है। और चाइना इसीलिए फेल हो रहा है क्योंकि मशीन कॉपी कर लेगा, लेकिन वो जर्मनी वाले मिरर्स और अमेरिका वाले लेजर्स कहां से लाएगा फिर? क्योंकि जितनी भी कंट्रीज है ना, उनका ASML के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि जो भी पार्ट्स आप EUV मशीन में लगाएंगे वो सिर्फ ASML के लिए ही बनाएंगे। कोई भी कंट्री पूरी दुनिया के उन पार्ट्स के लिए ट्रेड नहीं कर सकती है, इसीलिए चाइना आज फेल हो जा रहा है, वो मशीन्स नहीं तैयार कर पा रहा है। इनफैक्ट इस मशीन के अंदर लेजर्स इतनी स्पीड से चलती हैं कि वो रेत के पार्टिकल्स को हवा में ही उड़ा सकती हैं। इसे कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि इसकी सप्लाई चेन पे पूरी दुनिया का कंट्रोल है। अब आते हैं ताइवान पे कि ये चिप वहीं क्यों बनती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, एक आदमी, उनका नाम है मॉरिस चैंग, ये TSMC के फाउंडर हैं, वही जो ताइवान में चिप्स बनाती है। ये काम करते हैं फाउंड्री मॉडल पे। देखो जैसे मान लो कि एक शेफ है जिसके पास कमाल की रेसिपी हो, उसको सब कुछ पता है कि टेस्ट कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कौन सा मसाला डालेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि इस बेचारे के पास पिज्जा बनाने के लिए, मास प्रोडक्शन करने के लिए कोई बड़ा ओवन या हैवी मशीनरी नहीं है। और दूसरी तरफ होते हैं वो किचन वाले जिनके पास दुनिया का सबसे बेस्ट ओवन है, बड़ी बड़ी मशीन है। तो ये जो आदमी है वो शेफ से डायरेक्ट कहता है, सिंपल समझाता है कि भाई देखो आप अपनी रेसिपी लाके हमें दो, हम आपके लिए पिज्जा बना के दे देंगे और हम आपकी जो रेसिपी है ना उसको कॉपी नहीं करेंगे, हमारा काम बस आपके पिज्जा को तैयार करके आपको देना है, बस पकाना है पिज्जा को, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और इसी को फाउंड्री मॉडल कहते हैं। एक ने दिमाग लगा के डिजाइन किया, दूसरे ने उसे बनाया, और इसमें दोनों का ही फायदा होता है। लेकिन इस मॉडल का फायदा क्या हुआ? देखो आप एप्पल, एनवीडिया, कॉलकॉम को लगता है कि अगर हम TSMC से चिप बनवाएंगे तो वो हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी नहीं करेगा, क्योंकि TSMC का खुद का कोई मोबाइल या लैपटॉप कंपनी नहीं है जो वो अपने खुद के लैपटॉप या मोबाइल को अपग्रेड करना चाहेगा अपनी चिप से, वो लोग नहीं बनाते हैं। वहीं सैमसंग के साथ दिक्कत क्या है कि वो चिप्स भी बनाता है और अपने खुद के फोन भी बनाता है। तो यहीं पे एप्पल वगैरह जो कंपनीज हैं वो डरी रहती है कि यार शायद अगर ये टेक्नोलॉजी चुरा लें या हमारी रेसिपी चुरा लें तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। और जो दूसरा रीजन है वो है ताइवान का वर्क कल्चर। भाई चिप बनाना जो है ना वो कोई 9 to 5 वाली जॉब नहीं है। TSMC की फैक्ट्री
फैक्ट्रीज में PhD किए हुए इंजीनियर्स भी 3 शिफ्ट में काम करते हैं। अगर रात में 2 बजे भी मशीन में कोई खराबी आ जाती है ना, तो वहाँ के सीनियर इंजीनियर्स तुरंत वहाँ पहुंच जाते हैं उसको सही करने के लिए। ये जो डेडिकेशन और डिसिप्लिन ताइवान के लोगों में है ना, वो अमेरिका यूरोप के वर्कर्स में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अमेरिका वगैरह में ना लोग वर्क लाइफ बैलेंस मांगते हैं, लेकिन ताइवान में लोगों का अलग ही ऑब्सेशन है वर्क को लेकर। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस पूरी की पूरी चिप वॉर में हमारा इंडिया कहाँ पे खड़ा है? कि हम बस बैठ के ऑडियंस सीट पे बस तमाशा देखते रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया भी अब तैयार है इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी जो है ना, वो थोड़ी सी अलग है। हम चाइना वाली गलती नहीं करने वाले हैं। चाइना थोड़ा सा इमोशनल हो गया, सबसे मुश्किल काम चिप को बनाने की कोशिश करने लगा जिसमें वो फेल हो गया। इंडिया ने यहाँ पे अपना दिमाग लगाया। हमारा प्लान है स्लो एंड स्टडी। हमने शुरुआत की है असेंबली, टेस्टिंग और पैकिंग पे, ATMP से। अब ये टेक्निकल नाम सुन के भागना नहीं, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है। इसको आप ऐसे समझो कि अगर चिप बनाना, कार का इंजन बनाना है, तो उस इंजन को कार में फिट करना, टेस्ट करना और पैक करके मार्केट में उतारना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। और इंडिया यहीं से शुरू कर रहा है। आपने न्यूज सुनी होगी शायद कहीं ना कहीं कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के ढोलरा में और माइक्रॉन जो अमेरिकन जाइंट है, वो आसाम में अपने बड़े बड़े प्लांट्स लगा रहे हैं। हम पूरी दुनिया की चीज बोल रहे हैं कि भाई तुम डिजाइन अमेरिका में करवाओ, रॉ मटेरियल कहीं और से लो, लेकिन उस चिप को फाइनल शेप हम इंडिया में ही देंगे। अब ये स्ट्रेटजी जीनियस क्यों है पता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ट्रस्ट पे चलती है। दुनिया अभी चाइना पे भरोसा करती ही नहीं है। कोई कंट्री चाइना पे भरोसा नहीं करती क्योंकि वहाँ के रूल्स ही इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और ताइवान भी कोई रिस्क चाहेगा नहीं। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? इंडिया। जब हम पैकेजिंग में एक्सपर्ट बन जाएंगे, हमारी सप्लाई चेन सेट हो जाएगी, और जब हमारे इंजीनियर्स ट्रेन हो जाएंगे, तब हम अगला कदम उठाएंगे एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग का। और ये जो $50 बिलियन का खर्च हो रहा है ना इंडिया में, ये सिर्फ फैक्ट्रीज के लिए नहीं है, ये इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ताकि कल को अगर दुनिया में कोई वॉर हो जाए ना, या TSMC बंद हो जाए, तो हमारे कंप्यूटर्स, हमारी गाड़ियां और हमारे डिफेंस सिस्टम ना रुके। बात सिंपल सी है कि जिसके पास 20th सेंचुरी में तेल था ना, वो दुनिया को अपने इशारों पे नचाता था, लेकिन 21st सेंचुरी में जिसके पास सिलिकॉन चिप है, वही असली सुपर पावर बनेगा। और आपके हाथ में ये जो फोन है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये सबूत है कि हम इंसानों ने रेत को भी एक मास्टर प्लान में कैसे बदल दिया है। अब देखना ये है कि क्या इंडिया आने वाले 10 सालों में चाइना को पीछे छोड़ के अगला सेमीकंडक्टर हब बन पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको इस सेमीकंडक्टर की कॉम्प्लिकेटेड दुनिया आसान लगी हो ना इस वीडियो में, तो लाइक जरूर करना और अपना कमेंट जरूर लिखना। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार।